गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम आज, जो कि है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो आपको पता है अभी हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, बट ऑफ कोर्स वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो डिफीट हो गया और हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो बच गई है। ठीक है, तो देखते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। अब हर कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको फंक्शन करने के लिए लोकसभा में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कंटेक्स्ट में लोकसभा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो उसके कंटेक्स्ट में स्टेट असेंबली, तो वहाँ पर उसको मेजॉरिटी सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमको पता है। ठीक है, तो आर्टिकल 75 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल 164 जो है वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टेट्स के कंटेक्स्ट में है, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स की जो होती है उनके कंटेक्स्ट में। और आर्टिकल 75 जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में है। ठीक है, कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या होता है, जो हमारा लोकसभा है, और स्टेट के कंटेक्स्ट में जो है स्टेट असेंबली है जो। ठीक है, तो उनको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब अगर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या हुआ कि उनको मेजॉरिटी सपोर्ट इंजॉय करना पड़ता है असेंबली में। अगर वो नहीं करते हैं तो उनकी सरकार गिर सकती है। ठीक है, अब अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी मेंबर को, असेंबली के मेंबर को या लोकसभा के मेंबर को लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है, तो वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ, और गवर्नमेंट को कह सकता है कि अब आप अपनी जो है मेजॉरिटी को प्रूव करो। ठीक है, और मेंबर को कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों मूव कर रहा है। ठीक है, अब कैसे वर्क करता है ये, रूल 198 है जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा का, वो स्पेसिफाई करता है कि प्रोसीजर क्या होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का। ठीक है, जो मेंबर जो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना चाहता है, ऑफ कोर्स वो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है ये। ठीक है, तो लोकसभा का कोई मेंबर जो उसको रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा ये मोशन लाने के लिए 10 बजे से पहले सुबह, और जिसको स्पीकर ऑफ द हाउस जो है वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो कम से कम इस मोशन का 50 मेंबर्स ने सपोर्ट किया होना चाहिए, उसके बाद ही ये मोशन जो है एक्सेप्ट किया जाता है। और जो है स्पीकर वो 10 दिन के अंदर एक टाइम दे देगा कि इस दिन जो है गवर्नमेंट को अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना है। ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर देती है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो डिफीट हो जाता है। और याद रहे, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर एक बार डिफीट हो गया तो वो 6 मंथ्स तक दोबारा नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो मतलब गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है हाउस में, तो गवर्नमेंट जो है वो फॉल हो जाती है, गवर्नमेंट जो है वो उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, अब कंडीशंस क्या है इसकी, कि ये सिर्फ लोकसभा में या फिर स्टेट के कंटेक्स्ट में, स्टेट असेंबली में ही लाया जा सकता है। ये राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसको नहीं लाया जा सकता, बिकॉज जो हमारा आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164 है वो क्या कह रहा है कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा के लिए फॉर यूनियन गवर्नमेंट, और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए को इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ लोकसभा और स्टेट असेंबली में ही के ही मेंबर्स जो हैं वो इसको मूव कर सकते हैं। और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ मूव किया जाता है, एज कंपेयर टू सेंशर मोशन, जो कि सेंशर मोशन आपको पता है ना कि वो किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ ही लाया जाता है। ठीक है, या फिर मेंबर के खिलाफ। सेंशर मोशन हम मिनिस्टर, किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर या फिर किसी इंडिविजुअल मेंबर के खिलाफ ला सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल। तो ठीक है, ये एक बिल आया रिसेंटली, इसको पास किया लोकसभा में। इसमें आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये बिल किस पर्पज़ के लिए आया था। इस बिल का पर्पज़ था रेगुलराइजेशन ऑफ जो कॉलोनीज़ हैं। ठीक है, जो कॉलोनीज़, जो स्लम्स हैं कुछ, या कॉलोनीज़ हैं जो दिल्ली में, उनको रेगुलराइज करने के लिए बिल को लाया गया था। 2011 का एक ये बिल था, वो एक्सपायर हो गया 2021 में, तो उसको टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया। आपको और इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, नथिंग इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जाम। आपको प्रीलिम्स में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इस बिल का पर्पज़ क्या था, अमेंडमेंट बिल क्यों पास किया गया पार्लियामेंट में, तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए आपको कि ये जो है रेगुलराइजेशन ऑफ कॉलोनीज़ जो दिल्ली में है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़, रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़, विलेज, जो ये एरियाज़ हैं इनको रेगुलराइज करने के लिए, इसके लिए ये बिल को लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइडन्स पीस प्लान फॉर अफगानिस्तान। तो प्रेसिडेंट बाइडन का जो है पीस प्लान जो अफगानिस्तान के लिए, ये क्या है, ये अब जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने रिटन लेटर में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को ये डिटेल में बताया है। ठीक है, तो क्या प्रपोजल दिया है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर होते हैं बेसिकली यूएस के, उन्होंने जो है अफगानिस्तान प्रेसिडेंट
अशरफ गानी को लेटर लिखा है, उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि एक यूएन की लेड कॉन्फ्रेंस होए रिप्रेजेंटेटिव्स की, जिसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया और यूएस जो है वो पार्टिसिपेट करें, और अफ़गानिस्तान का पीस प्लान जो है वो उसमें डिस्कस किया जाए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि ज़ल्मे खालिलज़ाद, जो कि यूएस के स्पेशल एनवॉय हैं अफ़गानिस्तान के, जो अफ़गानिस्तान और की गवर्नमेंट और तालिबान के पीस टॉक्स के लिए, जो एक तरह से जो ज़ल्मे खालिलज़ाद जो यूएस के स्पेशल एनवॉय हैं, उनको कहा है कि वो आपको रिटर्न में प्रपोजल्स देंगे कि अफ़गानिस्तान की लीडरशिप और तालिबान जो है वो कैसे आपस में बात कर सकते हैं, और प्रपोजल देंगे अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को, लीडरशिप को, कि आप तालिबान के साथ बात करो, ठीक है। तो एक रिटर्न में प्रपोजल देने की बात की जा रही है, ठीक है। फिर उनको कहा है कि आपस में जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है और जो तालिबान है वो आपस में कंसेंसस रीच करें कि कैसे जो है फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्निंग अरेंजमेंट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। उसी फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है कि हम एक सीनियर लेवल मीटिंग प्रपोज करते हैं आप दोनों के बीच में, अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में, टर्की के अंदर वो मीटिंग की जाएगी, ठीक है। ये रिटर्न में प्रपोजल दिया है। फिर ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान को बाय मई 1 जो इस 2021 है वो लीव कर देंगे। तो उनको डर है, अमेरिका इज़ वरीड कि कहीं ऐसा ना हो कि तालिबान जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से क्विक गेन्स कर ले इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, और जो है अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो उसके हाथ में कुछ ना रह पाए, ठीक है। तो एक तरह से पीस प्लान जो है वो प्रपोज किया जा रहा है। अब अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट का स्टैंड क्या रहा है शुरू से? अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं जो अशरफ गानी जी, वो कहते हैं कि सिर्फ मैं ही इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वही सिर्फ लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव है अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट की, अफ़गानिस्तान पीपल की, और अगर किसी को पावर में शेयर चाहिए तो उसको इलेक्शंस जीत के आना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट स्टैंस, ठीक है। यही एक स्टैंस होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। ऐसा कैसे हो सकता है कि तालिबान जो कि इलेक्शन नहीं जीता, वहाँ के लोगों को सपोर्ट एंजॉय नहीं करता, इलेक्शंस में वोट्स नहीं मिला, और वो सीधा आके गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग की डील को मांग रहा है? तो ये जो है अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनका बिल्कुल राइट स्टैंड है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर आपको पावर में शेयर चाहिए, तालिबान को चाहिए या किसी को भी चाहिए, तो आप अफ़गानिस्तान के डेमोक्रेटिक रूल को फॉलो करो और आप इलेक्शन जीत के आओ, वील हैव शेयर इन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा स्टैंड है। इंडिया इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग दिस स्टैंड्स। सो अब आगे क्या हो सकता है? अब अशरफ घानी जो है उनके लिए प्रॉब्लम तब आ सकती है जब मतलब अमेरिकन प्रेशर को वो एक लिमिट तक ही उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। बट अब सोचो कि अगर ऐसा हो कि जो यूएन लेड कॉन्फ्रेंस बुलाई जाने की बात की जा रही है, उसके अंदर अगर इंडिया ने भी जो है अफ़गानिस्तान, क्योंकि अभी जो हम अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट है वो ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया इज़ ऑन द बोर्ड विद हिम, ठीक है। इंडिया जो है वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, इसीलिए अफ़गानिस्तान जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया का साथ लेके अमेरिकन प्रेशर को जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया ने भी कल को इस यूएन लेड कॉन्फ्रेंस में जो है उसको सपोर्ट कर दिया कि जो तालिबान और जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है उनके बीच में जो पीस डील हो रही है उसको एंडोर्स कर दिया, तो अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, बिकॉज देयर विल बी नो गवर्नमेंट, नो नेबरिंग गवर्नमेंट खासकर जो कि उनको सपोर्ट कर रही हो, ठीक है। तालिबान जो है वो ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करते जा रहे हैं, ठीक है। अगर उनको पावर शेयरिंग डील में बहुत ज़्यादा अगर कुछ पावर्स मिल गई एक तरह से जो अगर गवर्नमेंट के साथ, तो ये जो है एक तरह से अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के लिए सही नहीं होगा, बिकॉज डेमोक्रेसी जो है वो वहाँ पर बहुत मुश्किल से आई है, और एनी रिट्रेंचमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन दिस टाइम्स विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अफ़गानिस्तान पीपल, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो है बहुत मुश्किल से आया है वहाँ पे, तो उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फॉर एनी गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो है तालिबान जो है वहाँ पर गेन्स करता जा रहा है, वो बहुत सारी टेरिटरी जो है वो ऑलरेडी जो है वहाँ पर गेन करता जा रहा है, और तालिबान का रूल हम सब ने पहले भी देखा है कि वहाँ पर कट्टर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म वहाँ पर वो रिस्टोर करना चाहता है। सो दिस विल हैव रिपरकशंस बियॉन्ड अफगानिस्तान बॉर्डर्स, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो है टेलीकॉम लाइसेंसिंग कंडीशंस। तो जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है उन्होंने लाइसेंसिंग जो कंडीशंस होती हैं टेलीकॉम कंपनीज़ को, जो लाइसेंस देने की कंडीशन होती है उसको थोड़ा सा अमेंड किया है, और उन्होंने कहा है कि आपको जो इक्विपमेंट आप प्रोक्योर करते हो वो सिर्फ आप ट्रस्टेड सोर्सेज से ही प्रोक्योर कर सकते हो, आप अनट्रस्टेड सोर्सेज से जो अपनी आप इक्विपमेंट जो टेलीकॉम की चाहिए होती है वो आप प्रोक्योर नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये क्यों लेके आए हैं ये अमेंडमेंट? क्योंकि हम इंडियन गवर्नमेंट को लगता है
रादर बहुत सारी गवर्नमेंट्स को ऐसा लगता है कि चाइनीज़ टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स जो हैं, जैसे कि ह्यूआवे और जो ये ZTE, इनकी जो इक्विपमेंट हैं वो साइबर सिक्योरिटी के लिए, हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सही नहीं है, और ख़ासकर अगर वो हमारे टेलीकॉम सेक्टर को पेनिट्रेट करेंगे तो हमारी जो टेलीकॉम सेक्टर है वो एक वल्नरेबल हो जाएगा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए, ठीक है। तो ट्रस्टेड टेलीकॉम प्रोडक्ट होता क्या है? बेसिकली कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कंपनी या टेक्नोलॉजी जिसको उस कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो सेफ़ समझती है, उसको हम कहते हैं ट्रस्टेड टेलीकॉम प्रोडक्ट। मतलब कि अगर समझ लो एग्जांपल लेते हैं कि नोकिया का प्रोडक्ट है और हमारी गवर्नमेंट कहे कि येस दिस इज़ फाइन, तो उसको हम कहेंगे कि वो ट्रस्टेड टेलीकॉम प्रोडक्ट है और हमारे जो टेलीकॉम कंपनीज है वो उसका यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा, ये ट्रस्टेड टेलीकॉम प्रोडक्ट जो है, इसका जो प्रोसीजर कैसे वर्क करेगा? अब जो सर्विस प्रोवाइडर, जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर से अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। अब अगर जो हमारी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कौन है, ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अब उनके पास ये राइट होगा कि अगर कोई टेलीकॉम कंपनी जो है वो ऐसी प्रोक्योरमेंट कर रही है जिसकी इक्विपमेंट से हमारे डिफेंस ऑफ इंडिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी खतरा हो सकता है, या नेशनल सिक्योरिटी को हमारा कोई भी खतरा हो सकता है, तो वो उस प्रोक्योरमेंट को रोक सकती हैं, ठीक है। तो ये किसी भी जो हमारे टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर से। और वो अप्रूवल कैसे वर्क करेगा? ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो है वो एक कमेटी को ये अप्रूवल भेजेगा कि क्या हमें ये अप्रूव करना चाहिए ये प्रोडक्ट को या नहीं करना चाहिए। और वो कमेटी कौन सी होगी? जिसको डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है इंडिया के, वो हेड कर रहे होंगे। उसमें बहुत सारे और भी मेंबर्स होंगे, डिपार्टमेंट्स के, मिनिस्ट्रीज़ के, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी होंगे, इवन इंडस्ट्री मेंबर्स भी होंगे, जो कि उस प्रपोज़ल को स्क्रूटिनाइज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या वो प्रोडक्ट जो है वो हमारी कंट्री के लिए सेफ़ है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सेफ़ है या नहीं है, ठीक है। अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो है वो अपना अप्रूवल दे देगा और उस प्रोडक्ट को वो टेलीकॉम कंपनी प्रोक्योर कर सकती है, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जो चाइनीज़ टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, बेसिकली ह्यूआवे और ZTE, वो इस प्रोसीजर से बेसिकली उनको अप्रूवल नहीं मिलने वाला है, और हो सकता है कि उनको अप्रूवल ना मिले ऑफ कोर्स, और उनको हम इस पूरे के पूरे हमारे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रखना चाहते हैं, ठीक है। अब क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ ने देखा है कि ह्यूआवे और जो ZTE है वो बैकडोर कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर चलाते हैं, कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो स्पाइंग करते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अब आपको एक फैक्ट बताते हैं कि जो ह्यूआवे हैं, उनके जो ओनर हैं वो एक चाइनीज़ मिलिट्री के ही जो है जनरल है, ठीक है। तो वो इसलिए इनके ऊपर जो है हमको थोड़ा शक है कि ये ह्यूआवे इज़ नॉट कंप्लाइंग विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और वहाँ पर चाइना में एक लॉ भी है कि जो भी चाइना की जो भी कोई प्राइवेट कंपनी भी हो चाहे, उसको भी जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसके किसी भी डायरेक्शन को मानना पड़ेगा, ठीक है। सो वी आर अफ्रेड कि जो ह्यूआवे और ZTE है वो हमारी कंट्री में स्पाइंग कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट। सो वी वांट देम टू स्टॉप, एंड द ओनली वे टू स्टॉप देम इज़ टू dissuade them from participating in our telecom industry, ठीक है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन है? 2014 में प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है उन्होंने इस पोजीशन को बनाया, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। अभी करंटली जो है वो डॉक्टर राजेश पंत जो है वो हमारे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं। और ये कोऑर्डिनेट किससे करते हैं? बहुत सारी एजेंसीज़ के साथ, और नेशनल लेवल पर साइबर सिक्योरिटी के मैटर्स पर कोऑर्डिनेट करते हैं, और जो है सजेशन देते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को और हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट को कि हमारी कंट्री में साइबर सिक्योरिटी जो है वो कैसे इंश्योर की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बामियान बुद्धास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको पता है कि मार्च 2001 में जब तालिबान की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने हमारे जो बुद्धा के स्टैच्यूज़ थे, जो बेसिकली जो बामियान वैली, जो अफ़गानिस्तान में बुद्धा स्टैच्यूज़ थे, जो कि वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टैच्यूज़ थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है, उनको ब्लो अप कर दिया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। उन्होंने कहा था कि हम जो है कोई भी और रिलीजन को यहाँ पर रहने नहीं दे सकते, सो दे डिस्ट्रॉयड दीज स्टैच्यूज़, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है,
3D प्रोजेक्शंस बनाए जा रहे हैं इन स्टैचूज़ के, और एक इवेंट है, एक मिनी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली और करा जा रहा है, अभी भी आजकल किया जा रहा है, जिसका नाम है अ नाइट विद बुद्धा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जो है लोकल जो हैं वहाँ कर बामियान के जो लोकल्स हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो बुद्धा स्टैचूज़ थे उनकी एक 3D प्रोजेक्शंस बनाकर उसको उसी साइट पर जहाँ पर वो पहले होते थे जो है उसी साइट पर 3D प्रोजेक्शन से वहाँ पर उनको जो बुद्धा के स्टैचू हैं उनको बनाया जा रहा है और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो बामियान की जो हम बुद्धास की जो हम एक थोड़ी सी लेगेसी को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे गुप्ता, ससैनियन और हेलेनिस्टिक आर्टिस्टिक स्टाइल के एक कॉन्फ्लुएंस थे बामियान बुद्धा के जो स्टैचू बने हुए थे। ठीक है, तो 5th सेंचुरी AD में इसको बनाया गया था और ये टॉलेस्ट स्टैंडिंग बुद्धा स्टैचूज़ थे पूरे दुनिया में। ठीक है, अब सलसल और शमामा ये दो एक बेसिकली ये स्टैचू थे जो कि मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, सलसल जो है वो मेल रिप्रेजेंट करते हैं और जो शमामा जो थे वो फीमेल को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, सलसल का मीनिंग क्या होता है? लाइट शाइन्स थ्रू द यूनिवर्स। ठीक है, और शमामा जो है वो क्वीन मदर, उसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टैचूज जो थे इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और ये कितनी देखो हाइट देखो 55 मीटर और 38 मीटर की हाइट थी इनकी और इन्हीं को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ठीक है, अब ये कब बनाए गए थे? जब कुशान एम्पायर, बुद्धिस्ट कुशान एम्पायर जो अफगानिस्तान में रूल करता था, तो बामियान उस टाइम पर एक बहुत ही ट्रेड कैपिटल थी उनकी, ट्रेड कल्चरल और रिलीजियस सेंटर था बहुत बड़ा। तो चाइनीज़ एम्पायर, इंडिया के जितने भी हमारे उस टाइम पर कंटेम्प्रेरीज थे और रोमन एम्पायर जो है वो उस एरिया से बहुत गुजरते थे। तो जो कुशान्स का जो ये एरिया था, जो बामियान, ये बहुत सारे कल्चर्स के मिक्सचर से बना था। ठीक है, तो ये एक बामियान था एक तरह से सिंक्रेटिक कल्चर को फॉलो करता था। बुद्धिस्ट भी थे उसमें, हिंदुइज्म भी था, चाइनीज़ हैन एम्पायर भी था, रोमन एम्पायर भी वहाँ से जा रहा है, तो बहुत सारे कल्चर्स का वहाँ से मिक्सचर था। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट। ठीक है, एंशंट सिल्क रोड जो है वो यहीं से गुजरती थी। ठीक है, इट वॉज इंटीग्रल टू द पार्ट ऑफ सिल्क रोड। ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ बुद्धा के स्टैचू ही नहीं थे, और भी बहुत से एक तरह से वहाँ पर मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, जैसे स्तूपा और स्टैंडिंग बुद्धा, वॉल पेंटिंग, केव पेंटिंग, बहुत सारे वहाँ पर और भी जो है स्ट्रक्चर्स थे जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया व्हेन तालिबान केम टू पावर। ठीक है, तो अर्ली 1990s में जो तालिबान पावर में आया और उन्होंने इस्लामिक पनिशमेंट्स और रिग्रेसिव आइडिया जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस थे उनको फॉलो करना शुरू किया। फिर उन्होंने 2001 में कहा, फरवरी 27, 2001 को तालिबान ने कहा कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय दीज स्टैचूज़, जबकि बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और इवन पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। हमारे दलाई लामा ने भी प्रोटेस्ट किया कि दिस इज़ नॉट राइट, यू शुड नॉट डू इट, उसको उन स्टैचूज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, इट इज़ अ हेरिटेज फ्रॉम आर पास्ट। लेकिन फिर भी जो है जो तालिबान गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, उन्होंने वो नहीं सुनी और उसको बॉम्ब्स से उड़ाकर, गन्स से और आर्टिलरी से मार्च 2, 2001 को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है, अब उस टाइम पर बहुत ज़्यादा कंडेमनेशन हुआ। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि यूनेस्को ने जो वो साइट्स जिनको बर्बाद कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उन साइट्स को जो भी रिमेन्स रह गए थे उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया 2003 में। ठीक है, अब जो है वहाँ पर वो स्टैचूज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है ये अ नाइट विद बुद्धा जो कि 2013 से मनाया जा रहा है वहाँ पर, और ये जो है सेलिब्रेट कर रहा है इस बार कि जो हमारे जो सलसल जो हमारी मेल फिगर थी उनका जो है 3D प्रोजेक्शन उसी एरिया पर जहाँ पर वो पहले इंस्टॉल्ड था स्टैचू, उसको उसी एरिया पर 3D प्रोजेक्शन बनाई जा रही है उनकी, और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है बाय द लोकल्स। ठीक है, एक मिनी फेस्टिवल के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में चल रहा है। तो ये जो बामियान बुद्धा स्टाइल है, जो बुद्धाज हैं उन वो न्यूज़ में चल रहे हैं, तो आपको ये आर्ट एंड कल्चर के लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कुशान एम्पायर के टाइम पे क्या था, आपको सब पता होना चाहिए। कौन सी आर्ट फॉर्म थी ये, अब वहाँ पर जो है बुद्धिज़्म जो है, अफ़गानिस्तान में बुद्धिज़्म जो है कैसे आया, कैसे प्रोलिफरेट हुआ, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये सबसे बेस्ट सोर्स आपके लिए एनसीईआरटी बुक्स हैं। ठीक है, सो आप एनसीईआरटी का हमारा ऑलरेडी आप कर ही रहे हो, तो यू विल बी हैविंग अ ग्रेट ग्रिप ओवर दिस टॉपिक। ठीक है, NIO's रिसर्च प्रोजेक्ट, तो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो है पणजी का, वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, वो उसको कंडक्ट करने वाला है फॉर 90 डेज़, जिसके अंदर वो इंटरनल वर्किंग जो है हमारे इंडियन ओशन की एट द सेलुलर लेवल, उसको जो है वो उस पर रिसर्च करने वाला है। ठीक है, अब इसका एम क्या है
कि बायोकेमिस्ट्री जो है हमारे इंडियन ओशन की उसको स्टडी करना, ठीक है, जिससे हमको ये पता लग पाए कि क्लाइमेट चेंज, न्यूट्रिएंट स्ट्रेस कितना है और पोल्यूशन हमारा कितना बढ़ता जा रहा है हमारे ओशंस में। तो उसके ऊपर जो है ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। 90 डेज़ का हमारा ये प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको कंप्लीट होने में 3 ईयर्स लगेंगे। अब 90 डेज़ जो है उसमें स्टडी की जाएगी, उसको डेसिफर करने में 3 ईयर्स जो ये प्रोजेक्ट को पूरे लगेंगे, ठीक है। अब शुरू से लेके इंडियन ओशन का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके बेसिकली हमारे मॉरिशस तक ये सारे जो है ये टीम घूमेगी, ठीक है। और हमारे पाकिस्तान तक ऊपर तक फिर है, उससे क्या होगा, जीनोम मैपिंग की जाएगी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंडियन ओशन में, ठीक है। एवरेज डेप्थ जो है वो 5 किलोमीटर तक जो जितने हमारे जीनोम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के जीनोम्स की मैपिंग की जाएगी और उसके बेसिस पे उनके डीएनए और आरएनए के ऊपर स्टडी की जाएगी, ठीक है। अब फ़ायदा क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए और आरएनए की स्टडी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आपको पता है कि हमारे जो ओशन होते हैं उसमें बहुत सारे एक तरह से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आयरन और जिंक, कैडमियम, कॉपर, बहुत सारे सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, बहुत तरह के होते हैं, सिलिकेट्स। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डीएनए और आरएनए में ये जो एलिमेंट्स हैं वो कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि एक पॉइंट ले लो आप इंडियन ओशन में, वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डीएनए में कॉपर के ट्रेसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि उस एरिया में कॉपर के जो है एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। तो कल को हमको अगर वहाँ पर एक तरह से कमर्शियल यूज़ करना हो तो हमको पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमको कॉपर के लिए माइनिंग करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बिकॉज यहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डीएनए और आरएनए में जो कॉपर के ट्रेसेस मिले हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम कि कौन से एरिया में जो है कौन सा मिनरल या फिर एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, ठीक है। फिर और अगर आप समझ लो कमर्शियल बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है। इससे हमारे एक बेसिकली जब हमको सारे ये जितने भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो हम डीएनए और आरएनए की स्टडी करेंगे और हमें पता लगेगा कि उनके जो डीएनए में या आरएनए में कौन कौन से जो है जो ये एलिमेंट्स हैं उनकी ट्रेसेस मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे हम पूरे इंडियन ओशन की मैपिंग कर पाएंगे कि येस दिस एरिया हैज़ more cadmium, this area has more copper, this area has आयरन ओर। सो उससे हम एक तरह से पूरा इंडियन ओशन का मैप बना पाएंगे कि हमको किस एरिया में जो है वो कौन कौन से एलिमेंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। फिर उनका हम कमर्शियल बायोटेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कैडमियम का, ठीक है। तो उससे हमको बहुत सारे एंटी कैंसर ट्रीटमेंट्स में बहुत हेल्प हो जाएगा, कॉस्मेटिक्स में हेल्प हो जाएगा, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स मिलेंगे हमें, ठीक है। फिर हमें हो सकता है एंटी वायरल मॉलिक्यूल्स भी मिल जाएं जो हमारे ओशंस में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया जो हमारे बेसिकली जो बैक्टीरियाज या छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हमको ट्रेसेस में कुछ ऐसे एंटी वायरल मॉलिक्यूल्स भी मिल जाएं जिससे हमारे को बहुत सी बीमारियों को एक तरह से हैंडल करने का एक सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग द इंटरेक्शंस ऑफ ट्रेस मेटल्स एंड मरीन प्लांट एंड एनिमल लाइफ, जो मैंने आपको भी बताया कि जिससे हमको ये पता लगेगा। अब समझ लो कि हमें पता लग जाए कि इस एरिया में खासकर समझ लो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल के एक खासकर एक इस एरिया में जो है कॉपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें ये पता लगेगा कि इस एरिया में समझ लो कॉपर बहुत ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि पीछे से सरफेस रन ऑफ एक रिवर आ रही है, तो इसका मतलब उस रिवर में कॉपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। या फिर समझ लो को आयरन और आ रहा है, ठीक है। आयरन के जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है उस एरिया में हमको आयरन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि आसपास के एरिया से या रिवर जो है वो उसमें आयरन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उससे हमारे को सिर्फ ओशन का ही नहीं, हमारे जो वाटर रिसोर्सेज जो हमारी कंट्री में है उसके बारे में भी पता लगना शुरू हो जाएगा, और जो वाटर मासेस जो रिस्पॉन्सिबल हैं ओशन की सर्कुलेशन के लिए उसके बारे में भी हम जो है ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। अब एंटायरली जब ये हमको सारे एलिमेंट्स के बारे में पता लगेगा, फिर हमारे को सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता लगेगा, हम फूड वेब को भी, जो एक तरह से फूड वेब पता है ना आपको क्या होता है कि जो है कि कैसे जो है वो फूड वेब, अब एक इंसेक्ट खाता है प्लांट को, फिर उस इंसेक्ट को खाता है एक एनिमल, ठीक है। एनिमल को जो है वो ह्यूमन खाता है, एक पूरी एक फूड वेब चलता रहता है, आपको पता है ना, ये तो जो हमने हमारी एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ा ही है इसको। तो ये फूड वेब जो हमारा कैसे एक्वेटिक लाइफ जो चल रहा है उसको हम पूरे ट्रेस कर पाएंगे इस प्रोजेक्ट के थ्रू, ठीक है। सो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे।
आज के आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो वीकली जो हमारी कंपाइलेशन होती है करंट अफेयर्स की वो भी मिल जाएगी. सो डाउनलोड दैट PDF ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस डेली PDF. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.